हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर आई हूँ। जनरल फिजियोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को वैसे जनरल फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज तो होगी कि इसमें क्या क्या आता है। एक बेसिक कंसेप्ट बताऊँ। यहाँ पे एक बात होती है जनरल फिजियोलॉजी के अंदर कि एक सेल से टिश्यू कैसे बनता है, एक टिश्यू से ऑर्गन कैसे बनता है और एक ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे होती है। और ऑर्गन सिस्टम से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम की जो फॉर्मेशन होती है, चाहे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियक सिस्टम हो या आपके एंडोक्राइन सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, तो सारे सिस्टम इस तरीके से कैसे एक एक सेल से वो लोग बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक उन्हीं सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, सेल से टिश्यूज़ कैसे बने, टिश्यू से ऑर्गन्स कैसे बने। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे एक बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन जो बॉडी होती है ना, वो ह्यूमन बॉडी क्या होती है, बहुत सारे मैनी ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई होती है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, कार्डियक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है, ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक क्या करता है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड हर एक ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से बना होता है। एंड ईच ऑफ दीज ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। ये सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, टिश्यूज से बने हुए होते हैं। एंड दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यूज होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। तो साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सॉरी सेल से क्या बनता है, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से एरो बना दिया मैंने। Through the tissue, organ and organ system differ from each other in structure and function। देखो क्या होता है, टिश्यू का स्ट्रक्चर या फंक्शन अलग होगा, ठीक है, ऑर्गन का ऑब्वियसली अलग होगा और ऑर्गन सिस्टम का अलग होगा। तो ये सब क्या होता है, आपस में तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर फंक्शन अलग होते हैं, लेकिन इन सबका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, वो एक कॉमन होता है। ठीक है, हैव अ सर्टन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कॉमन एंड स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर स्पीशीज। हर एक स्पीशीज के लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से वो बने हुए होता है। ठीक है, जिस तरीके से बता दें, यहाँ पे सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कंप्लीट एंटायर सेल के बारे में। ठीक है, कि जो सेल होता है ना, वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो एक सेल से ही शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो द सेल ए सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आप लोगों को पता है सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट फीचर्स। हर एक का क्या होता है, अपना अपना फीचर होता है। इवन थ्रू द फीचर्स आर डिफरेंट, फीचर्स डिफरेंट हो चाहे फिर भी द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द सेल इन द बॉडी रिमेन सेम। सभी का बेसिक कंपोनेंट्स क्या होता है, सेम होता है। और ह्यूमन बॉडी अराउंड कितने सेल से मिलके बनी हुई होती है, 75 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी हुई होती है। ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन इतने सेल से होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, कि सेल की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सेल कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है कि अराउंड 70 से 75% तो वाटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, मैक्सिमम, वैसे तो मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ दैम होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी कार्बोनेट्स होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम ये जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स होता है अराउंड 10 से 20% प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑफ द सेल मास के 10 से 20% होता है। लिपिड्स की अगर मैं बात करूँ तो लिपिड्स यहाँ पे होते हैं अराउंड आपके 2% लिपिड्स होती है। ठीक है, सेल मास के, और कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 1% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। तो एक बेसिक सेल का कंपोजिशन ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो जनरल फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं ना, उसका एक बेसिक थीम है कि किस तरीके से सेल बनता है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं
की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि सेल का कॉम्पोजिशन हमने समझ लिया, क्योंकि पूरा ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है, सेल से बनता है। तो सेल का कॉम्पोजिशन समझा, अब सेल का स्ट्रक्चर समझेंगे कि सेल किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। द सेल इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट्स, दो मेजर पार्ट से सेल मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, एक साइटोप्लाज्म होता है। जनरली यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है, एक सेल के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल कंटेनिंग दी ऑर्गेनल्स। इट इज कवर्ड बाय एनवेलप टर्म एज ए सेल मेम्ब्रेन। देखो ये क्या होता है, कोर मेम्ब्रेन होती है साइड में, उससे कवर होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कह लो या सेल एनवेलप कह लो, ठीक है। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो पोर्शन है ना, इसमें बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे इसको समझने के लिए कि क्या है, अब पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करके जिसने रखा हुआ वो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन सराउंडिंग दिस सेल। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सराउंड होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इट कवर्स बोथ, किस किस को कवर करती है, वो न्यूक्लियस को भी कवर करती है और साइटोप्लाज्म को भी ये कवर करती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ सेमी परमेबल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सेमी परमेबल होती है एंड हैज़ अ थिकनेस होती है इसकी 7 से 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। एंड द मेम्ब्रेन इज प्रिंसिपली मेड अप ऑफ प्रोटीन से बनी हुई होती है मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन मैं आपको बताइए ना, पूरी मेम्ब्रेन है प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड मच लेजर एक्सटेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों से मिलकर ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। अब हम समझेंगे जो सेल का स्ट्रक्चर है ना, वो दिखता कैसा है, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सेल का स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरीके से दिखता है। बाकी फिर इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिपिड्स कितने हैं या कार्बोहाइड्रेट्स कितना प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बता दिया पूरा। ये जो भी मैंने आप लोगों को बना के बताया था ना उस तरफ डायग्राम, ये वो एक तरीके से डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूरा सेल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी है। तो ये हमारे पास में है न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। न्यूक्लियस के अलावा ये जो मेम्ब्रेन है पूरी अलग अलग इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट, जैसे गोल्जी बॉडीज यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से कवर्ड है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी स्पेस होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको दिख रही है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जितना भी स्पेस है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोजाइम्स हो गए, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, सारे ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, क्या क्या कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम जो ऑर्गन्स बने हुए होते हैं ना, वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अराउंड जो प्रोटीन होता है 55% होता है, फॉस्फोलिपिड्स जो होती है 25% होती है, कैलेस्ट्रॉल 30% होता है, अदर लिपिड्स की बात करें तो 4% होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स मात्र 3% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है एक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो लिपिड्स थे ना, जो लिपिड्स कौन कौन से लिपिड्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स से मिलके बनी हुई होती है, ऑफ लिपिड्स विच आर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स थिक्स होती है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड से बनी हुई थी, सेकंड कैलेस्ट्रॉल से मिलके बनी हुई थी। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ये कितना था, ये 23% और 13% था, ठीक है। 2 तरह के लिपिड्स थे, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल था। द फॉस्फेट रेडिकल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन समझने के लिए कि द फॉस्फेट रेडिकल्स आप लोगों को पता होगा कि एक बेसिक फॉर्म में समझा दो, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स के 2 पार्ट्स होंगे, एक मॉलिक्यूल्स एक ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट होगा। इस वाले पार्ट में जो रेडिकल्स प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली दूसरा एक आएगा, उसके साथ कनेक्ट होंगे, इधर जो होगा वो दूसरे के साथ में कनेक्ट होंगे। तो एक सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि रेडिकल्स क्या होता है, ठीक है। द फॉस्फेट रेडिकल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का तो फॉस्फेट एंड कैलेस्ट्रॉल का हाइड्रोक्सी रेडिकल्स, ठीक है। वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। ये दोनों रेडिकल्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, इसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। एंड द फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड रेडिकल ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड्स का फैटी एसिड का रेडिकल एंड स्टीरॉयड न्यूक्लियस ऑफ द कैलेस्ट्रॉल, ठीक है। कैलेस्ट्रॉल का ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, इसलिए इनको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे द हाइड्रोफोबिक
portion of both these molecules occupy the center of the membrane and the hydrophilic portion of faces the surrounding water. मैंने आपको पहले बताया था इस तरीके से, ये मेम्ब्रेन थी। अब बात करें हम यहाँ पे कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ना, हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो सेंटर की तरफ होता है इस तरीके से, सेंटर यानी ये हमारा न्यूक्लियस जो है वो सेंटर है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, यानी जो वाटर की, ये वाटर फेसिंग होगा और ये जो है फैट फेसिंग होगा, ठीक है, या वाटर सोल्यूबल कह लो या फैट सोल्यूबल कह लो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होने वाला है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो लिपिड्स है ना, इनका क्या क्या होने वाला है, ठीक है, ये सब बाय लेयर्स है, क्या बनती है, कैसे बनती है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से कैसे ट्रांसफर होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। द लिपिड बाय लेयर इज impermeable to water soluble substance such as iron, glucose, but the permeable to fat soluble substance such as oxygen, water। देखो लिपिड्स की बाय लेयर होती है ना, वो इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, जस्ट मैंने भी आपको पीछे डायग्राम में बताया, जैसे कि आयंस और ग्लूकोज के लिए, लेकिन परमेबल होती है किसके लिए, परमेबल होती है फैट सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन एंड अल्कोहल। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड, कॉम्बिनेशन होती है फ्लूइड एंड द सॉलिड का, इसलिए इसको therefore the fluid portion of the membrane flows from one point to another along the cell membrane। इस वजह से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पाता है। लिपिड्स के फंक्शन की बात करें, फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन का काम करता है, सेलेक्टिवली परमेबल अलाउ फैट सोल्यूबल सब्सटेंस पुट थ्रू दी, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर को, एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से प्रोटीन्स को समझ लेते हैं कि प्रोटीन्स का क्या काम है। प्रोटीन्स आर द ग्लोबुलर मास फ्लोटिंग इन द लिपिड्स। लिपिड्स बायलेयर के अंदर प्रोटीन्स, ये लिपिड्स की बायलेयर है पूरी चारों तरफ, यहाँ पे प्रोटीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो फ्लोट करते रहता है, ठीक है। दे आर दी मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये बड़ा वाला मैंने आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स बना के बताया था और साइड वाला पेरिफेरल प्रोटीन्स बना के बता दिया। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे पासेस थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिपिड्स मेम्ब्रेन, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू। और पेरिफेरल प्रोटीन्स आर अटैच्ड टू द सरफेस एंड दे आर कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप एंड मोटालिटी, और इस सेल शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना, उनका मेन काम होता है कि वो एक मॉलिक्यूल को दूसरी तरफ से ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ना, वो सेल की जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। मेजर फंक्शन क्या क्या होता है प्रोटीन्स का, अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एंड एक्ट एज अ पंप विच हेल्प टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इस तरीके से मैंने आपको बता दें यहाँ से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने में ये हेल्प करता है। बाकी जैसे कुछ और भी जो होते हैं इनके फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्ट एज ए फैसिलिटेट डिफ्यूजन का काम करते हैं, ठीक है, फॉर्म में आयन चैनल्स बनाते हैं, एक्ट एज ए रिसेप्टर होता है, एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कि एक मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, आउटर सरफेस ऑफ द सेल की चारों चीज, सेल का जो आउटर सरफेस था इस तरफ प्रेजेंट था कार्बोहाइड्रेट्स, बाहर वाले पोर्शन में। दे आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म में थिन लेयर बनाते हैं, बहुत पतली लेयर बनाते हैं चारों तरफ, एंड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इसको द ग्लाइकोकैलेक्स बोला जाता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन बनती है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलेक्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। फंक्शंस बेसिकली बात करें, अटैच टू ग्लाइकोकैलेक्स अदर सेल्स को, इसका मेन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का नेचर कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का नेचर होता है स्टिकी नेचर होता है, ठीक है, स्टिकी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अदर सेल्स को, किसी भी अदर सेल्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या काम होता है मेन इनका, हार्मोन बाइंडिंग का काम करता है, एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर हार्मोन बाइंडिंग के लिए, रिसेप्टर्स के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट होता है इनका इम्यून रिएक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का एक कंप्लीट मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सब इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोजाइम है या गोल्जी बॉडी से, उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सब इतना ही देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप
पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट को फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे जाके उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ पे जाके भी उनको देख सकते हो।